देखो सबसे पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का सुनना। देखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या हो रहा है, नॉर्मल जो बुक में भी हम वो सिंपल देखो लर्न कर रहे हैं। कंज्यूमर इज एन इकोनॉमिक एजेंट हु यूज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन हिज और वांट्स। मतलब सिंपल लाइन में अगर बोलेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होगा, जब वो जो भी किसी भी गुड्स को जब हम परचेस कर रहे हैं या यूज कर रहे हैं तो उसमें हमको मैक्सिमम क्या मिलना चाहिए, सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। जैसे अगर हम 10 रुपये का कुछ गुड्स परचेस किए तो 10 रुपये के इक्वल में हमको क्या होना चाहिए, सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। तो वो हो जाएगा मेरा क्या, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। मतलब जो भी चीज़ हम परचेस करेंगे तो एक सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। जैसे कभी कभी तक ना हम लोग कुछ चीज़ परचेस कर लेते हैं, सपोज 20 रुपीज़ 30 रुपीज़ या 40 रुपीज़, लेकिन हम लोग को लगता है नहीं इसका प्राइस तो ज़्यादा है, ये इतना होना नहीं चाहिए, तो वहाँ पर हम सेटिस्फाइड नहीं है। तो कंज्यूमर किस केस में सेटिस्फाइड होगा, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कैसा होगा, तो सिंपल जो पैसा वो एक्सपेंड कर रहे हैं, यानी जितना रुपया हम एक्सपेंड कर रहे हैं उसके इक्वल में हमको क्या मिलना चाहिए, सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। तो वो होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इज अ वेरी ब्रॉड वर्ड विच आर इंक्लूड पीपल हो सकता है कंज्यूमर में, फैमिली हो सकता है, इंस्टीट्यूशन हो सकता है। सो कंज्यूमर बिहेवियर रेफर टू द प्रोसेस विच कंज्यूमर डिसाइड दैट व्हाट वे ही शुड प्लान his expenditure different goods and services so maximize utility for limited income। that means consumer behavior। देखो कोई क्या है कि 50 रुपीज में किसी प्रोडक्ट को परचेस करके खुश है, सेटिस्फाइड है, और कोई उसी प्रोडक्ट को 30 रुपीज में परचेस करके सेटिस्फाइड हो रहा है। तो कंज्यूमर का जो बिहेवियर होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। मतलब कंज्यूमर का बिहेवियर कभी भी सेम नहीं होता, ध्यान रखना। यहाँ जैसे तुम लोग जितना लोग भी बैठे हो तो सबका कंज्यूमर बिहेवियर कुछ पार्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदने के लिए क्या है, अलग अलग है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ये बताता है कि व्हाट आर द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है। देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि 50 रुपीज़ का कोई सामान है तुम लेकर सेटिस्फाइड हो, अगला भी उसको 50 रुपीज़ मिला लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं। तो यही कंज्यूमर बिहेवियर है, यानी कंज्यूमर बिहेवियर अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग पैटर्न हो सकता है। मतलब कंज्यूमर बिहेवियर के लिए मेनली क्या चाहिए कि उसके अकॉर्डिंग वो सेटिस्फाइड है कि नहीं। ठीक है, आप जैसे अभी बता ना एग्जांपल, सपोज ए नाम का पर्सन 50 रुपए में खरीदा है किसी गुड्स को, सेटिस्फाइड है, बी नाम का पर्सन भी 50 रुपए में खरीदा, सेटिस्फाइड नहीं, तो ये कंज्यूमर बिहेवियर में नहीं आएगा उसका, यानी वो इक्विलिब्रियम नहीं हो पाया। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बिहेवियर क्या है, जस्ट लाइक बिहेवियर। कैसे कभी हम लोग भी सामान खरीदते लगता है नहीं इसका तो ज़्यादा लग गया, या कोई कपड़ा ही खरीदने के लिए लगता है कि नहीं इसका तो ज़्यादा दे दिया, या कभी कभी कम मर लेके आते हैं तो हम सेटिस्फाइड रहते हैं कि इसको तो हम प्रॉपर एकदम अच्छे से बार्गेनिंग करके बेस्ट कॉस्ट में लेकर आए। तो यही हुआ बिहेवियर, यानी तुम लोग डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज करते हैं इस चीज़ को। तो ये होता है कंज्यूमर बिहेवियर। Consumer equilibrium refers to the process in which consumer choose or select those goods and service which he can attain maximum satisfaction। देखो सब चीज में एक ही लाइन बोल रहा है बार बार, यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होगा, वो रिलेटेड होगा जो भी गुड्स या कोई भी चीज हम परचेस करेंगे उसमें वो क्या मिलना चाहिए, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, मैक्सिमम। जैसे अगर 5 रुपीज का लेस परचेस करते हो, लेज या कुरकुरे, तो तुम उसमें सेटिस्फाइड हो, मतलब तुमको ये नहीं लगता है कि वो कम दे दिया। भले ये बात हम लोग बोलेंगे, अलग बात है कि हाँ क्वांटिटी अब कम हो गया, लेकिन फिर भी तुम सेटिस्फाइड तो हो तब ना खरीद रहे हो, क्योंकि सबके लिए वही सेम है। लेकिन अब मान लो कि सेम हम लोग 5 रुपीज़ में खरीदे और एक को डिफरेंट साइज का मिला, एक को दूसरे साइज का मिला, तो वो सेटिस्फाइड नहीं। ये हम लोग बात जरूर करते कि हाँ क्वांटिटी कम हो गया, लेकिन देखा जाए तो वो भी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन नहीं। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कब होगा, जब तुम्हारा क्वांटिटी इक्विवेलेंट हो जाए उसके अकॉर्डिंग। तो कोई भी चीज को लोग परचेज, जैसे पेन मान लो एक परचेज किए 5 रुपीज़ का, तो कैसे पेन से प्रॉपर लिख रहे हैं तो लगता है कि हाँ ये 5 रुपीज़ जो हम लोग परचेज किए वो इक्विवेलेंट है, वर्थ मतलब उसका जो दाम लग रहा है उस रुपीज़ के अकॉर्डिंग सही है। अब वही 5 रुपीज़ का पेन बोलेगा नहीं 8 रुपया देना है, तो डाउट लगता है, तब वहाँ पर तुम ले भी लोगे कहीं से सेटिस्फाइड नहीं रहोगे। या कहीं पर कभी कभी नहीं होता कि कहीं हम लोग चले गए और वहाँ जो नॉर्मल पानी का बोतल आता है 10 रुपया, उसको बोला जा रहा है 20 रुपया में देंगे, तो वहाँ तुम परचेस कर रहे हो लेकिन सेटिस्फाइड नहीं हो। तो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मतलब लिमिटेड इनकम में तुमको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, इसी को क्या बोलते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। एक तरह से कंज्यूमर बिहेवियर ही है। फिर इसमें एक वर्ड हम लोग पढ़ते हैं कि आखिरकार वो सेटिस्फैक्शन कैसे होगा, तो हम लोग यहाँ पर एक वर्ड का नाम लेते हैं यूटिलिटी। ठीक है, यूटिलिटी। अब ये यूटिलिटी क्या है सुनो, यूटिलिटी मीन्स वांट्स सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी। मतलब यूटिलिटी मतलब वो जो हम लोग क्वांटिटी यूज कर रहे हैं ना, उसी को क्या बोलते हैं, यूटिलिटी बोलते हैं। जैसे मान लो कि कोई भी चीज हम यूज किए, उसका कितना होगा, वो कितना क्वांटिटी था,
कितना रेंज था उसको क्या बोला जाएगा, यूटिलिटी। जैसे मान लो कि हम परचेस किए, सपोज कोई वेजिटेबल परचेस किए, तो हमको कितना मिला, वो 4-5 क्वांटिटी में, उसको क्या बोलते हैं, यूटिलिटी, यानी यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। सो बुक में भी ये यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी, द कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी सेटिस्फाई पार्टिकुलर वांट ऑफ कंज्यूमर। ये जो कंज्यूमर को जो सेटिस्फाइड करता है वही क्या है, यूटिलिटी, जो कंज्यूमर को सेटिस्फाइड कर रहा है। हाँ, मीनिंग में इसका डेफिनेशन ज़्यादा नहीं, 2-3 लाइन, बहुत ज़्यादा नहीं लिखने का नीड है। यूटिलिटी ना शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता है। देखो मीनिंग हो गया नॉर्मल वर्ड्स में उसका जो हम लोग बारे बता रहे हैं, केवल सिंपली एक्सप्लेन कर रहे हैं। डेफिनेशन हो जाता है बाय द ऑथर्स, ऑथर्स क्या बोला उसके बारे में। जैसे मीनिंग हो गया अर्थ, मतलब मीनिंग तुम लिख रहे हो कि हाँ यूटिलिटी ये होता है, दैट इज यूटिलिटी डिजायरनेस ऑफ द कंज्यूमर एंड सेटिस्फाइंग द कंज्यूमर, कंज्यूमर को सेटिस्फाई करता है। अब तुम लिखने जा रहे हो डेफिनेशन, तो वो ऑथर क्या बोला, पार्टिकुलर कोई ऑथर, वो डेफिनेशन होता है। तो मीनिंग एंड डेफिनेशन। हाँ, बेसिकली थोड़ा सा मीनिंग लिखो 2-3 लाइन, फिर उसका एक डेफिनेशन ऑथर का लिख दोगे तो फुल मार्क्स मिलने का चांसेस बढ़ जाता है पूरा, इसलिए वो चीज़ करना चाहिए थोड़ा उसमें। पहले मीनिंग फिर डेफिनेशन, हमेशा याद रखना, पहले मीनिंग लिखना उसके बाद ही क्या लिखना, डेफिनेशन लिखना, ठीक है। डेफिनेशन ऑथर्स के अकॉर्डिंग होता है। तो इसमें ऑथर ही नहीं रहा था। अब किसी में नहीं है ऑथर, बुक में तुम लोग ऐसा रहता भी है तो छोड़ देना। बुक में मान लो बहुत सारा चीज़ में तुम लोग ऑथर्स नहीं मिलेगा तो उसको फिलहाल स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सेकंड ऑप्शन उसका ये होता है कि उस चीज़ को नेट में सर्च करो तो कोई ना कोई ऑथर्स का डेफिनेशन वो दे देगा, क्योंकि ऑथर्स का लिखने से इम्पैक्ट पड़ता है। देखो बुक में जो चीज़ है वो तो सब लिख ही रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा जो एनहांस करेगा उसी को ना मार्क्स अच्छा मिलता है। नहीं, ऑथर्स का डेफिनेशन एग्जैक्ट होना चाहिए जो ऑथर्स बोला है। अब तुम नाम उसका लिख रहे हो, डेफिनेशन अपना लिख रहे हो, कैसे मैच करेगा? हाँ, चेक नहीं करेगा, लेकिन मान लो कि वो सपोज देख ही लिया ऑथर्स के नाम के अकॉर्डिंग क्या डिटेल है तब। नहीं, ऑथर्स का कोई भी मिला लेता है एक बार, मान लो याद नहीं होगा, हो सकता है एग्जामिनर को, लेकिन वो मैच करने में थोड़ी टाइम लगेगा उसको, या आंसर का मेमोरेंडम पहले से तैयार करके रखा होगा तब, बहुत सारा हो सकता है। देखो अब यूटिलिटी का कंसेप्ट दिया हुआ है, यूटिलिटी का कंसेप्ट में याद रखना, एक होता है मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक होता है, ये सब एग्जाम में शॉर्ट में पूछा भी जाता है, ठीक है। यूटिलिटी का कंसेप्ट में एक हो गया एमयू, जैसे एक टीयू हो गया, टीयू हो जाएगा टोटल यूटिलिटी, फिर एमयू ये हो जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी, और एक होता है एयू एवरेज यूटिलिटी। तो क्वेश्चन में देखो जो टोटल यूटिलिटी होता है उसी के हेल्प से निकाला जाता है मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। टोटल यूटिलिटी जो भी क्वेश्चन में मेंशन रहेगा उसके हेल्प से हम लोग कैलकुलेट करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी को। टोटल यूटिलिटी क्वेश्चन में जो भी मेंशन होगा, जैसे सपोज करो एक ये बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया यूनिट्स, टीयू टोटल यूटिलिटी, एमयू एयू, क्वेश्चन से पूरा क्लियर हो जाएगा। सपोज ये हम लोग एज्यूम कर लेते हैं यूनिट 1 2 5 6 7, ठीक है। टीयू सपोज एज्यूम कर लेते हैं 40 70 90 100, फिर से 100 90 70, सपोज ये है। चलिए ये वाला टेबल तुम लोग ना पूरा बनने के बाद उतार लेना, क्योंकि बुक में एग्जैक्ट ये टेबल नहीं है, हम थोड़ा सा इसको चेंज करके कर रहे हैं, मतलब एक ही में तीनों का शो कर रहे हैं। चलो देखो ये लास्ट में भी उतारना। टीयू क्या हो गया, टोटल यूटिलिटी,
MU क्या हो गया मार्जिनल यूटिलिटी, और AU क्या हो गया एवरेज यूटिलिटी। तो ये यूनिट्स जो भी तुम लोग रखोगे, बस TU पता है डेटा कैसा लेना, TU का डेटा को धीरे धीरे इंक्रीज करना, मतलब TU का डेटा क्या रहेगा, इंक्रीज करना। इंक्रीज करना एक रेंज होगा, इंक्रीज करने का बहुत ज़्यादा भी रेंज नहीं होना चाहिए, और बीच में उसको ना एक बार ना कांस्टेंट करना, ये TU का रेंज ऐसा होता है, ठीक है। इंक्रीज करना, फिर बीच में क्या करना, कांस्टेंट करना, फिर क्या कर देना, डिक्रीज करना शुरू कर देना। तो कोई भी डेटा तुम लोग खुद से भी लिख सकते हो, लेकिन पहले इंक्रीज करना, फिर क्या होगा कांस्टेंट, फिर डिक्रीज। अब ऐसा ये क्यों होता है, देखो बेसिकली कोई भी चीज़ जब हम लोग यूज करते हैं ना, किसी भी चीज़ को पार्टिकुलर कोई भी चीज़ तुम यूज करोगे तो यूटिलिटी तुम्हारे लिए क्या होगा, वो बढ़ते जाएगा थोड़ा। जैसे हम मान लो यूज़ किए अभी पहला यूनिट, हमको 40 यूटिलिटी, मतलब फर्स्ट यूनिट में हमको 40 का सेटिस्फैक्शन मिला टोटल यूटिलिटी, सेकंड में हमको 70 का सेटिस्फैक्शन मिला, थर्ड में 90 मिला। फिर एक समय क्या हो जाएगा ना, वो तुम्हारे लिए इक्विवेलेंट हो जाएगा, मतलब तुम सेटिस्फाइड रहोगे, इक्वल तुमको मिल रहा है, मतलब वो इक्वल यूटिलिटी तुमको मिल रहा है वहाँ पर। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, इक्वल, और उसके बाद उस चीज़ का यूटिलिटी क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है, और धीरे धीरे और जाएंगे तो ये क्या होगा, और डिक्रीज होगा। मतलब किसी भी पार्टिकुलर चीज़ को तुम यूज़ करो, पहले यूटिलिटी मिला, धीरे धीरे उसका यूटिलिटी बढ़ेगा। स्पेशली हम लोग बात करें कंजप्शन के लिए, कोई चीज़ का तुम यूज़ करोगे कैसे, वो बढ़ते जाता है पहले, फिर क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा, फिर क्या होना शुरू होगा, डिक्रीज। तो अब ये MU कैसे निकलता है, देखो MU का फॉर्मूला होता है TUN-1, सिंपल फार्मूला। एग्जाम में सबका मीनिंग लिखोगा ना MU, तो फॉर्मूला जरूर लिख देना, उससे नंबर अच्छा मिल जाता है। तो ये कैसे निकाले, TUN-1, मतलब इसको ना नीचे से माइनस करके निकालते जाना है। कैसे निकालेंगे, नीचे से हम लोग माइनस करके कैलकुलेट करते जाएंगे, नीचे से 70 माइनस 90 माइनस 20, 90 माइनस 100 माइनस 10, 100 माइनस 100 0, फिर 100 माइनस 90 10, 90 माइनस 70 20, फिर 70 माइनस 40 30, और ऊपर वाला सेम उतार देना। समझ में आया कैसे निकाले, एक तरह से क्या फॉर्मूला से फॉलो हुआ, ये फॉर्मूला क्या हो गया इसका, TUN, मतलब TU जो था उसी को माइनस करते हुए निकाले। तो याद रख लो नीचे से निकालना। या तो तुम लोग ये भी कर सकते हो, मान लो हम TU नहीं लिखे एग्जाम में, हम सीधे एग्जाम्पल करके इसका MU लिख दिए, ठीक है। तो MU का डेटा कैसा होना चाहिए, वो क्या होगा, एक तरह से वो धीरे धीरे डिक्रीज होगा, डिक्रीज होने के बाद क्या करना, फिर 0, और 0 के बाद फिर क्या करना, -10 -20 -30 ऐसे जाएगा। तो MU का डेटा भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। MU कैसा होगा, धीरे धीरे वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, फिर क्या हो जाएगा 0, फिर क्या होना शुरू होगा, माइनस। तो इसके हेल्प से TU कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके हेल्प से हम लोग क्या निकालेंगे, TU टेबल में EU या MU का दोनों में से कोई एक चीज तुम लोग लिख लेना। हाँ, ये ऊपर नीचे हो सकता है, उससे कोई इशू नहीं, पहले ये लिखो बाद में लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब सपोज देखो इससे हम कैलकुलेट करें, तो इससे कैसे करना पता है, इसको ऊपर से ऐड करते हुए जाना, कैलकुलेट हो जाएगा, ऊपर से ऐड करते हुए। जैसे देखो पहला 40 लिख दिए, 40 और 30 70, 70 और 20 90, 90 और 10 100, 100 और 0 फिर 100, 100 में से -10 90, 90 से -20 70। समझ में आया, मतलब MU को हम लोग ऊपर से जोड़ेंगे तो TU आ जाएगा, या TU को नीचे से घटाएंगे तो MU आ जाएगा। तो इसका TU का फॉर्मूला भी ऐसे बोल सकते हो उस केस में, MU N प्लस MU N-1, मतलब N-1 की जगह हम लोग +1 यूज कर लेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ऐड कर रहे हैं इसको। लेकिन TU का ना कोई फॉर्मूला का ऐसा नीड नहीं होता, TU बोला जाता है टोटल, तो टोटल हम लोग ऐसे ही मान लेते हैं। तो बस MU का ज़्यादातर फॉर्मूला हम लोग सेंस में यूज करते हैं। और AU क्या हो जाएगा, AU हो जाएगा एवरेज, TU डिवाइड बाई यूनिट्स। TU को जब डिवाइड कर दोगे यूनिट से तो क्या हो जाएगा, AU। जब डिवाइड करो 40 डिवाइड बाई 1, 70 डिवाइड बाई 2 35, 90 डिवाइड बाई 3 30, 100 डिवाइड बाई 4 25 ना, 100 डिवाइड बाई 5 20, 90 डिवाइड बाई 6 15, 70 डिवाइड बाई 7 10। ये AU डायरेक्ट हमेशा निकालना TU से डिवाइड करके। समझ में आया कैसे कैलकुलेट किए।
तो अब इसके बीच क्या बताना होगा, कैसा रिलेशन है। अब इसके बीच एग्जाम में कभी ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एमयू एयू, या टीयू एमयू के बीच का क्या रिलेशन है, या केवल एमयू का क्या रिलेशन है, कुछ भी हो सकता है ग्राफ में। तो अब इसका एक प्रॉपर ग्राफ बता रहे, देखो अब ग्राफ पूरा ये। तो तुम लोग ध्यान से देखना, एक ही ग्राफ में हम तीनों का बना रहे हैं, टीयू भी बनाएंगे, एमयू भी बनाएंगे और एयू भी बना लेंगे। तो हम लोग का जो क्वांटिटी है 1 2 3 4 5, ठीक है। टीयू का रेंज कितना, लास्ट टीयू 100 तक है ना, तो हम 10 का डिफरेंस लेते हैं, ठीक रहेगा। यहाँ क्या होता है 0, तो ये हो गया 10 20 30 40 50 60 70 80। ये फॉर्मूला तो तुम लोग लिख लिए हो ना, ऐसे ही फॉर्मूला को हम फिर से लिख देते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा इसको ऊपर ड्रॉ कर दें। $90 और ये 100, बिकॉज 100 तक है। लेकिन एमयू देखो माइनस में भी है ना, तो माइनस में जब रहता है ना, तो ये लाइन को ना नीचे भी हम लोग को बनाना होगा, -10 -20, 2 ही ठो माइनस में, तो हम 2 ही ठो माइनस तक रखे। ये लाइन नीचे क्यों आ गया, समझ में आया, बिकॉज डेटा क्या था, माइनस में था डेटा, इसलिए। अदरवाइज अगर केवल टीयू का बनाते हैं हम, तो हमको नहीं करना पड़ता ऐसा, दैट बन जाता। लेकिन इसी में हम टीयू भी बना रहे, एमयू भी एयू। यहाँ पर होगा, ये मेरा शो करेगा टीयू को, इधर लिख लेते हैं, ये शो कर रहा है टीयू एमयू और एयू, ठीक है, तीनों को शो कर रहा है। चलो सबसे पहले टीयू शो करते हैं। एक में देखो तो टीयू कितना है, 1 में है 40, 2 में 70, 3 90, 4 का 100, इधर भी ना आगे इंक्रीज होगा, 6 7 तक ना। चलो 4 का 100, 5 का भी 100, 6 का 90, 7 का 70। अब इसको पूरा ऐसे स्केल से ड्रॉ कर देना, यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। ये टीयू का लाइन है। तो अब यहाँ पर देखो, यानी टीयू का ग्राफ कैसा दिखता है, टीयू का, टीयू इंक्रीज हो रहा है, फिर क्या होता है, कांस्टेंट होगा, फिर क्या होगा, डिक्रीज होना शुरू होगा। अब हम लोग दिखाते हैं एमयू का। चलो एमयू 1 का कितना है 40, तो फिर यहीं पर हम डबल सर्कल कर दिए, ठीक है। एक ही ग्राफ में तीनों कर रहे हैं, 1 का 40, 2 का 30, तो 2 का हो गया 30, 3 का 20, 4 10, 5 0 0 मतलब देखो यहीं पर 0, यहीं 6 -10 मतलब ये नीचे आ जाएगा, 7 -20, ये हो गया एमयू। तो अब देखो यहाँ पर कभी कभी पूछता है ना, व्हाट आर द रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू, ठीक है। तो देखो रिलेशन कैसा है, टीयू जब बढ़ रहा था तो एमयू क्या हो रहा था, घट रहा था। टीयू जब इक्वल हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो एमयू क्या हो गया, 0 हो गया। और टीयू जब घटना स्टार्ट हुआ तो एमयू क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो ये रिलेशन है दोनों में, टीयू एमयू में। समझ में आया क्या रिलेशन, फिर से देखो, यहां से भी देख सकते हैं, टीयू जब बढ़ रहा था तो ये क्या हो रहा था, घट रहा था। टीयू कांस्टेंट हो गया तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। टीयू जब डिक्रीज होना शुरू हुआ तो ये नेगेटिव हो गया। यानी हम बोल सकते हैं कि अगर हम शॉर्ट में निकाले कि इसका पूरा कंक्लूजन क्या निकला, तो इसको हम लिख सकते हैं, टीयू जब इंक्रीज हो रहा है तो एमयू क्या है, डिक्रीज हो रहा है। मतलब टीयू इंक्रीज, पॉइंट नंबर 1, तो एमयू क्या होगा, डिक्रीज। सेकेंड,
टी यू कॉन्स्टेंट, टी यू अगर कांस्टेंट है तो एम यू क्या है 0। और थर्ड क्या हो गया टी यू डिक्रीज, यानी टी यू अगर डिक्रीज हो रहा है तो एम यू क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो ये रिलेशन हुआ टी यू एम यू में। यानी टी यू एम यू में कैसा रिलेशन है, टी यू इंक्रीज होगा तो एम यू डिक्रीज होगा, एकदम ये कॉन्स्टेंट रिलेशन है, दोनों में होगा। टी यू बढ़ेगा तो एम यू डिक्रीज होगा, टी यू कॉन्स्टेंट होगा तो एम यू 0 होगा, और जब टी यू डिक्रीज होगा तो एम यू नेगेटिव चला जाएगा। देखो नेगेटिव हो गया। अब ए यू का बनाते हैं, चलो ए यू इसी में, ए यू यहीं पर है तो देखो थर्ड सर्कल कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहीं पर ए यू का गया। चलो 1 का 40, 2 का 35, इसको ब्लैक से बना रहे, ठीक है, 3 का 30, 4 25, ठीक है, ये चलो कर लेना हो तुम लोग। 5 का 20, 6 का 15 और इसका 10। तब इसका देखो ग्राफ, अब टी यू से रिलेशन कैसा है देखो। अब हम यहाँ तीनों का रिलेशन एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, तो समझना अच्छे से। ये लाइन हो गया एम यू का, यहाँ एम यू लिख लेते हैं, अच्छा यहाँ लिखे एम यू, और ये हो गया ए यू का। देखो पहला रिलेशन इसके बीच समझ में आ गया। अब रिलेशन इसके और इसके बीच देखो कैसा रिलेशन है। टी यू इंक्रीज हो रहा था तो ये डिक्रीज हो रहा था, लेकिन डिक्रीज होने का रेट थोड़ा कम है, डिफरेंस देखो, यहाँ जो डिक्रीज हो रहा है थोड़ा कम रेंज से डिक्रीज हो रहा है। ये जब कांस्टेंट हुआ तो भी ये डिक्रीज हो रहा था, ये कहीं 0 नहीं हुआ, मतलब ये क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा था, ये डिक्रीज हो रहा है, ये कांस्टेंट तो भी ये डिक्रीज, और ये फिर डिक्रीज होने लगा तो भी ये डिक्रीज ही होने लगा। मतलब देखा जाए तो ए यू और टी यू का कैसा रिलेशन है, ए यू कॉन्स्टेंट होगा या डिक्रीज होगा उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ए यू हमेशा क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। लेकिन एम यू और ए यू का रिलेशन देखो कैसा है, एम यू भी डिक्रीज हो रहा है, ए भी डिक्रीज हो रहा है, लेकिन दोनों का डिक्रीज में डिफरेंस है। एम यू का जो डिक्रीज होने का रेट है वो ज्यादा है, और ए यू का डिक्रीज होने का जो पेस है वो क्या है कम है। फिर जब एम यू 0 हो गया तो इसका ऐसा कोई 0 का स्कीम नहीं है, ये डिक्रीज हो ही रहा, और ये जब नेगेटिव हो गया तो ये अपना डिक्रीज लोएस्ट नंबर पे हो रहा है। ये भी नेगेटिव हो सकता है, ये बहुत लास्ट तक डिक्रीज अगर हो गया, बट ये तो इस पर रिलेट है तो ये तो माइनस में रहेगा ना टी यू तो तुमको कुछ ना कुछ मिलेगा ही यूटिलिटी। तो ये हुआ इसका ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। तो एग्जाम में जैसे मान लो एक आ गया कि व्हाट डू यू मीन बाय एम यू टी यू, व्हाट आर द रिलेशनशिप बिटवीन एम यू एंड टी यू। तो तुम लोग को एम यू टी यू का मीनिंग बता देना, दोनों का टेबल बता देना, फिर टेबल के बाद ग्राफ बना देना। इस टाइप से ये प्रॉपर ग्राफ हुआ एक ही में तीनों का। एक ही बना देंगे, हाँ नहीं एक ही में नहीं बनाना, मतलब अगर एग्जाम में पूछा टी यू एम यू तो एक ही में टी यू एम यू दोनों का ग्राफ बना देना, और तीनों पूछ दिया तो फिर तीनों का बन जाएगा। जैसे पहले तीनों आता था एग्जाम में। EU कैसे निकाले सर, -5 कॉमन किसमें, इसमें ए यू नहीं ना, ए यू का सिंपल फार्मूला, मैं फार्मूला लिख दे रहा, टी यू डिवाइड बाई यूनिट्स। ये टी यू था ना, इसको इससे डिवाइड किया, 40/1, 70/2, 90/3, 100/4, 100/5 ऐसे निकाल। टी यू कोई एक चीज को एज्यूम करना, क्योंकि थ्योरी रहेगा ना, प्रैक्टिकल इसका नहीं आता है। बहुत पहले क्या होता था, एक 4 मार्क्स का प्रैक्टिकल आता था तो उसमें एक कॉलम कोई दिया रहता था, बाकी कॉलम निकालने बोलता था, बस न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो न्यूमेरिकल आता तो और अच्छा है, फुल मार्क्स मिल जाता है। लेकिन तुम लोग क्या करना, एक को एज्यूम कर लो, या तो टी यू ले लो, टी यू कैसा लेना, धीरे धीरे इंक्रीज करना, कांस्टेंट करना, फिर डिक्रीज करना शुरू कर देना। और ये क्या होगा एम यू, ये इसके बेस पे तो फिर निकाल लोगे ये नीचे से माइनस करके, या तो तुम लोग इसी को पहले ले लेना खुद से, डिक्रीज करना 10 का रेंज में, 40, 30, 20, ये जल्दी याद रहेगा तुम लोगों को, 40, 30, 20, 10, 0, -10, -20, और इसको ऊपर से जब ऐड करोगे तो ये आ जाएगा टी यू, चीज वही है, बोलेंगे डीएमयू। तो अभी इसका पहले थ्योरी बता रहे, ठीक है, फिर इसका भी एक ग्राफ और टेबल समझा दें। थ्योरी समझ जाओगे तो ग्राफ टेबल इजी होगा। इसका एक और नाम लिखो, गोसेन फर्स्ट लॉ, गोसेन GOSSEN, गोसेन। मतलब ये गोसेन का ना फर्स्ट लॉ है।
गॉसन फर्स्ट लॉ, जिसका तुम लोग नाम लिखा है अभी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसी को शॉर्ट में क्या लिखा है, DMU। ये जो गॉसन है ये ऑथर का नाम है, ये जो लॉ दिया है ना उस ऑथर का नाम है गॉसन। पूरा नाम था इसका हरमन हेनरिक गॉसन। फुल नाम जो था इसका हरमन हेनरिक गॉसन, ठीक है। इसको शॉर्ट में बोला जाता है HH गॉसन। पूरा नाम था इसका, नाम याद रखना, हरमन हेनरिक गॉसन। हरमन HERMANN, हरमन MANN। फिर लिख लो हेनरिक HEINRICH, हेनरिक गॉसन। ये जो लॉ दिया था उसका ईयर लिखो, 1854 में ये लॉ को दिया था वो। मतलब ये जो लॉ था, लॉ ऑफ DMU, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, गिवन बाय हरमन हेनरिक गॉसन, और उसी का नाम से ये पड़ा लॉ का रूल। इसको हम लोग बोलते हैं गॉसन फर्स्ट लॉ। जैसे बोला जाता है ना कि गॉसन का लॉ क्या है, तो गॉसन का फर्स्ट लॉ ये हुआ, हरमन हेनरिक गॉसन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब इसका मीनिंग सुनो, ये क्या था। इन स्टेट दैट मार्जिनल यूटिलिटी, ये तुम लोग को शेयर कर देंगे, ठीक है, ये नोट शेयर करेंगे। ये मेरा नोट्स है जिसको हम पूरा प्रिंट आउट फॉर्म में रख लिया टाइप करके। सब मिक्स है इसमें, बहुत सारा, केवल इकोनॉमिक्स नहीं है, बहुत सारा सब्जेक्ट है इसमें, सबका शॉर्ट नोट है लिखे, एकदम शॉर्ट में लिखा हुआ देखो। इट स्टेट दैट मार्जिनल यूटिलिटी टेंड टू डिक्लाइन। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, डिक्लाइन हो रहा था। तुम लोग वो टेबल निकाल के रखो, वो जो मार्जिनल यूटिलिटी था ना, अभी जो टेबल बनाए थे वही टेबल है, उसी का आप सेपरेट लॉ पढ़ रहे हैं हम लोग। लॉ मतलब क्या हो रहा था, मार्जिनल यूटिलिटी टेंड टू डिक्लाइन, डिक्लाइन हो रहा था व्हेन अ कंज्यूमर इंक्रीज इट्स कंजप्शन। अगर कंज्यूमर अपना कंजप्शन स्टार्ट करता है, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कि बहुत तेज लाइक भूख लग रहा है, तो अगर मान लो किसी को खाने के लिए रोटी दी है, ठीक है, सपोज ये जो रूल कैसे फॉलो हो रहा है, अब उसको रोटी दी है तो शुरू में तुम एक रोटी दोगे, तो आपको उसको कितना फिर लेगा। और ऐसा नहीं कि शुरुआत में हम लोग एक रोटी, मान लो कि उस समय हम लोग उसको दे दिए 3 या 4 रोटी दिए, तो 4 आराम से वो खा लिया। ये रोटी का एग्जांपल बुक में देना ज़्यादातर दिया ही रहता है। लेकिन सेकंड बार में तुम उसको दोगे तो जरूरी नहीं है 4 लेगा वो, वहाँ पर वो हो सके 2 लिया या 3 लिया या 1 लिया, मतलब पहला से कम ही लेगा। फिर से दो तो फिर थोड़ा कम लिया, फिर से दो तो फिर एकदम लास्ट बहुत ये किया, तुम फोर्स किया लेना ही पड़ेगा, तो आधा उधा ले लिया। लेकिन एक समय क्या हो गया, अब वो नहीं लेगा, 0। तो जो अपन वो जो डेटा लिखे था ना, वो डेटा का मीनिंग बस इसी में हम एक्सप्लेन देखो कर देते हैं। इसी डेटा में मार्जिनल यूटिलिटी का डेटा ऐसा ही होगा, लॉ। मतलब जैसे उसको यूटिलिटी पहला में यानी 4 रोटी या 5 रोटी फर्स्ट में खाया तो उसको सेटिस्फेक्शन मिला 40, फिर धीरे धीरे क्या हो गया 3, फिर 2, फिर 1, और एक समय क्या हो जाएगा 0। मतलब अब वो बोलेगा नहीं, अब जैसे पूरा खा लिया, पूरा लिमिट क्रॉस हो गया, लेकिन फिर भी जबरदस्ती दे दी है तो क्या हो जाएगा बाहर। तो एक तरह से किस में आ जाएगा वो नेगेटिव, मतलब अब वो रेडी नहीं है। तो यही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब किसी प्रोडक्ट का अगर हम कंटिन्यूसली यूज करते जा रहे हैं, लेकिन मीनिंग कैसा होगा, मीनिंग के लिए आप सुनो ध्यान से लाइव। इट स्टेट दैट मार्जिनल यूटिलिटी टेंड टू डिक्लाइन, वो डिक्लाइन होगा, कंफर्म है, डिक्लाइन ही होगा ये कंफर्म। व्हेन कंज्यूमर इंक्रीज इट्स कंजप्शन विदाउट टाइम गैप, मतलब कोई टाइम गैप नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूसली वो खा रहा है, ठीक है, टाइम गैप ना हो जाए, कंटिन्यूसली वो खा रहा है, तो क्या होता जाएगा यूटिलिटी उसके लिए धीरे धीरे 0 होगा, फिर नेगेटिव फॉर्म में चला जाएगा। लेटर ऑन अल्फ्रेड मार्शल ऑल्सो डिफाइंड दिस लॉ। फिर इसमें मार्शल क्या बोला इस लॉ को, ठीक है, गॉसन तो ये लॉ दिया ही था, मार्शल इसको फिर डिफाइन किया बाद में, गॉसन के बाद। The additional benefit which a person derive from increase of his stock thing diminished with every increase of stock that the already has। मतलब जो उसके पास ऑलरेडी है उसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे वो इंक्रीज करते जा रहा है, वो क्या होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है।
इन अदर वर्ड्स द यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम हिज सक्सेसिव यूनिट ऑफ कमोडिटी डिमिन्स, मतलब जो यूटिलिटी है वो क्या होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। मतलब जैसे जैसे कोई हम प्रोडक्ट को यूज करेंगे विदाउट एनी टाइम गैप, कोई टाइम गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है, बीच में कोई गैप नहीं होगा, जैसे जैसे हम यूज करते जाएंगे तो उसका यूटिलिटी मेरे लिए क्या होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, मतलब उसका जो यूटिलिटी है मेरे लिए क्या होगा, डिक्रीज होते जाएगा। अब इसमें कुछ अजम्पशन है, मतलब गॉसन जब ये लॉ दिया ना, ये लॉ सोचो सबसे पहले गॉसन बताया था, मतलब पहले ये चीज को लोग बुक में नहीं पढ़ता होगा तब, यानी हो सकता है कोई जानता भी हो तो ये पता नहीं, लेकिन 1854 में गॉसन इसको पूरा एकदम रिटर्न दे दिया ये लॉ कि अगर कोई प्रोडक्ट को हम जैसे जैसे यूज करते जाते हैं उसका यूटिलिटी मेरे लिए क्या होते जाता है, डिक्रीज होते जाता है, और डिक्रीज होते होते फिर वो सीधे जीरो आएगा और वो नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये लॉ दिया था उस टाइम 1854 में, यानी समझो कि 100 साल तो हो ही गया, 150 साल प्लस हो गया इस लॉ का। तो अब यहां पर देखना कि इस लॉ में ना कुछ अजम्पशन था, मतलब ना जब हेनरिक हर्मन गॉसन ये जो रूल दिया था ना, हर्मन हेनरिक, तो ये बोला कुछ अजम्पशन है। अजम्पशन बोले तो ना तुमको मान के चलना पड़ेगा कुछ पॉइंट, तभी ये रूल फॉलो होगा। अगर वो पॉइंट्स को तुम मान के नहीं चलोगे तो ये रूल फॉलो नहीं होगा। बस समझ में आया कि अजम्पशन मतलब क्या होता है? अजम्पशन मतलब हुआ बेसिकली कुछ